नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को साइंस के 7-8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप सभी का एग्ज़ाम इस बार होने वाला है और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि 400 का करीब नंबर लाना चाहते हैं, तो इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना नज़रअंदाज किए बगैर आप लोग अच्छे से याद कर लेना। चाहे आप इसको 1-2 बार लिख कर याद करें या फिर हमारी बातों को अच्छे से सुनकर याद करें। लेकिन आपको किसी न किसी तरह इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पर हम आपको बताएँगे पहला मैंने मतलब कि 76 नंबर प्रश्न है, ठीक है? और ये पीडीएफ बना है, ठीक है? अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका मिलेगा अम्ल और क्षार में अंतर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बताएँगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएँगे अम्ल और क्षार में अंतर। तो देखिए 2 नंबर का पूछा जाता है। ये प्रश्न कितना नंबर का पूछेगा तो 2 मार्क्स का यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? तो याद रखना 2 नंबर का पूछेगा तो 2 ही अंतर लिखिएगा, ठीक है? एक्चुअली में मैं 3 अंतर बताऊँगा लेकिन आप लोग 2 लिखना, ठीक है? अम्ल और क्षार में अंतर बताना है, तो सबसे पहले अम्ल में अंतर देखिए। इसका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। तो देखिए और यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल जो होता है ना, वो क्षारक को उदासीन कर देता है। ये अम्ल का 3 अंतर हो गया। 3 अंतर भी लिखोगे तो 2 ही नंबर मिलेगा, 2 अंतर लिखोगे तब भी 2 ही नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये साइंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये साइंस है, ठीक है? जितना कह रहा है उतना ही लिखिए, जितना नंबर का कह रहा है उतना ही नंबर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्षार, अब यहाँ पर क्षार आ गया, तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और क्षारक विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का 5, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार को उदासीन कर अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, लेकिन क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब अगला प्रश्न रहा, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। बेकिंग सोडा का और बेकिंग सोडा का कभी-कभी रासायनिक सूत्र पूछ देता है, लेकिन रासायनिक सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग से तैयारी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पूछेगा 2 नंबर के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है? 2 नंबर का पूछेगा तो आप लोग प्रश्न उत्तर लिख दीजिएगा बेकिंग पाउडर में, शराब में, इतना लिख दीजिएगा। 2 नंबर कोई आपसे नहीं छीनेगा, 100% 2 नंबर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये साइंस है, इसमें नहीं देखा जाता है कि आप कितना आंसर लिख रहे हो, इसमें यह देखा जाता है कि आप सटीक आंसर सही आंसर लिखे हो कि नहीं, ठीक है? और अगला है केक पुआ पकवान में भी बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है। जैसे कि आप के घर में छठ, दीपावली या फिर कोई भी पर्व त्योहार आता है तो केक पुआ पकवान बनता है, तो उसमें आप लोग सोडा डालते होंगे फूलने के लिए, गुब्बारा जैसा फूलने के लिए, मतलब कि सोडा का उपयोग करते हैं, तो उसी में ये होता है। और शराब में भी सोडा हम लोग डालते हैं, ठीक है? सोडा और बेकिंग पाउडर में भी होता है, ठीक है? याद रखना। अगला आपका प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर विरंजक चूर्ण का उपयोग। अब देखिए विरंजक चूर्ण का, जैसे कि विरंजक चूर्ण का उपयोग आपको कहाँ-कहाँ होता है तो आपको बताना है। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग ज़्यादातर कपड़ा धोने में, मतलब कि जो मतलब कि कास्ट के लोग कपड़ा धोते हैं तो उनको पता होगा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग करते हैं कपड़ा धोने में, ठीक है? कपड़ा धोने में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, ये भी 2 नंबर का पूछेगा। जल को शुद्ध करने के लिए भी हम लोग विरंजक चूर्ण का ही उपयोग करते हैं। विरंजन चूर्ण का क्या होता है? अणु होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है? याद रखना। और क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है क्लोरोफॉर्म में भी, ठीक है? अब चलिए अगला आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपको लिखना है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कि दीवारों को सफ़ेदी करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। जो चूना होता है ना, दीवारों को जो हम लोग सफ़ेदी करते हैं, जैसे कि कोई भी पर्व त्योहार आता है तो जो पुराना घर होता है उसको हम लोग पेंट करके नया की तरह चमकाते हैं, या फिर जो नया घर बनता है उसको भी हम पेंट करते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली में यहाँ पर दोस्तों वही कह रहा है, दीवारों को सफ़ेदी करने में
और टूटी हुई हड्डियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। जैसे कि आपके मतलब कि किसी का पैर, हाथ या फिर कोई भी मतलब कि शरीर का अंग टूट जाए, तो उसमें हम लोग कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर करते हैं ना, तो जो उसमें उपयोग होता है कच्चा प्लास्टर में, पक्का प्लास्टर में, उसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और मूर्तियाँ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। देखना, जब मूर्तियाँ हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, ठीक है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए अगला एक केमिस्ट्री का प्रश्न आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम याद कर लेना, ठीक है। प्रश्न है आपका, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो उत्तर में क्या लिखिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक, मतलब कि वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन इसमें नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रदर्शित नहीं करता है। जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा वो अम्लीय प्रदर्शित करेगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं करेगा, इसलिए मतलब कि यह अम्लीय प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न 100% इस बार पूछा जाएगा, हर साल ये प्रश्न मतलब कि कन्फर्म है, पूछा जाता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, निम्न में कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो याद रखना, अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया का फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, जब भी मतलब कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, कि जैसे कि ये H2SO4 ये अम्ल है कि नहीं, और CaOH के होल्ड ट्वाइस ये एक क्षार है, ठीक है। और जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो एक लवण प्राप्त करेगा, एक जल प्राप्त करेगा। तो कैल्शियम सल्फेट लवण प्राप्त हुआ, H2O जल प्राप्त हुआ। तो जल और लवण, जब भी जल और लवण दोनों एक साथ प्राप्त हो तो समझ लेना कि वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और उसी का वो उदाहरण है, ठीक है। याद रखना आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन है आपका खनिज, खनिज का उदाहरण देखिए, खनिज अयस्क में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी 5 नंबर में तीनों दे देगा, खनिज अयस्क गैंग को आप लोग परिभाषित करें, तो आप छोटा छोटा परिभाषा है लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा। इसमें ये थोड़ी ना है कि कितना आपको लिखना है। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं, ठीक है। और अयस्क सुनिए, जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किए जा सकते हैं उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। अब दोनों में अंतर लिखिएगा, तो इसको अधिक खर्च में प्राप्त किया जाता है खनिज को, और अयस्क को कम खर्च में प्राप्त किया जाता है। इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये सब अंतर तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अगला है अयस्क गैंग, अयस्कों में मिली हुई अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जो अयस्क में अशुद्धियाँ मिली होती है उसी को हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। तो बस आप लोग इतना ही क्वेश्चन एकदम याद कर लेना, समझ ले यही आपका होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क इतना ही है, आप लोग इसे अच्छे से एकदम रीडिंग कर लेना, एकदम मतलब कि अच्छे से इसे याद कर लेना, पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना, ठीक है। और या फिर आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है।